ठीक है, तो हमारा फाइनल पार्ट खत्म स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, पार्ट 9 जो कि उसका है, किसका, NDS 23 का। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट का। इसमें क्या कहता है भाई कि ये पहला क्वेश्चन था, ये इसके लिए ना अलग से एक वो बना रखा है स्टडी मैट करके ना, और ये यहीं पर दे रखे हैं, देखिए इलस्ट्रेशन। यहाँ पे मैंने बीच में न्यू क्वेश्चन सर्च करेगा ना तो वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख दें न्यू क्वेश्चन। ठीक है, ये न्यू क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, इसको काट। और ठीक है, वो ये कि यार एक ना इसके अंदर वो बना रहा है, चीज़ बना रहा है, तो वो सब्सटेंशियल पीरियड ले रहा है। तो इसके अंदर वैसे तो मेरे को ये डाउट उठ रहा था कि यार सब्सटेंशियल अगर वो ले रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको बनाता रहता है, लेकिन इसने ये लिखा सब्सटेंशियल टाइम ले रहा है, सब्सटेंशियल ले रहा है तो थोड़ा टाइम लेता होगा। तो मतलब कि ऐसी कंडीशन होगी कि जैसे किसी ने ऑर्डर दे दिया तो उसके लिए उसने बना दिया, वो हो गया। तो फिर इसके लिए हमने ये लिख दिया कि हाँ ये क्वालिफाइड एसेट है, बिकॉज ये रिपीटेटिव बेसिस पे नहीं बनता, इट इज़ नॉट प्रोड्यूस ऑन रिपीटेटिव बेसिस। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारा, उसके अंदर यही था कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला थोड़ा केस उठता था कि ये कहाँ है, इलस्ट्रेशन 2। इन द प्रोसेस डेवलपिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, एसेट क्वालिफाइड फॉर रिकॉग्निशन हाउ द डेवलपमेंट विल टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा टाइम लेता है वो। कैन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टर्मिनेट क्वालिफाइंग एसेट, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है वो, तो इसको कर देंगे। मैनेजमेंट की उस पर डिपेंड करता है ये कि पूछ रहे हैं कि उसकी इंटेंशन पर डिपेंड करता है, हाँ जी बिल्कुल डिपेंड करता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम उसको activities in relation to an asset get completed but its use depend on completion of other asset। कई बार ऐसा हो जाता है, तो वो जहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाली केस आ जाती है तो वहाँ पर हम उसको एसेस करते हैं कि हम इसको क्वालिफाइंग एसेट माने या ना माने। कई बार 2 महीने 3 महीने बन जाती है, लेकिन उसको यूज़ करना ना काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट करते हैं हम। तो अगर आप 2-3 महीने वाली बात देखोगे तो आप तो बोलोगे अरे नहीं जी ये तो वो प्रोड्यूस हो गई है, बन गई है, तो इसको तो हमें क्वालिफाइंग एसेट नहीं बोल सकते, इसको तो P&L में डाल दो जो भी इसका इंटरेस्ट है। पर फिर अभी आपने डिस्कस किया मैनेजमेंट से, बताया नहीं सर बन गया है लेकिन हम इसको यूज़ करना अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी हम इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा ठीक है चलो फिर तो कोई नहीं, फिर तो ठीक कर रखी है आपने अकाउंटिंग। फिर आया था भाई ये थर्ड क्वेश्चन, प्रोविजन इंटरेस्ट टू कैपिटलाइज फंड हैव बीन बोरोड फॉर एक्विजिशन प्रोडक्शन। ये भाई वो 3G स्पेक्ट्रम वाला था, क्वेश्चन 3rd और 4th जो है वो सेम थे। टेलीकॉम कंपनी ने एक्वायर किया 3G लाइसेंस, तो वो उसको सोल्ड कर सकता है लाइसेंस टू अ थर्ड पार्टी। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट की इंटेंट टू यूज इट ऑपरेट टू वायरलेस नेटवर्क, डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क स्टार्ट्स व्हेन द लाइसेंस इज एक्वायर्ड। तो एक तरह से ना ये टूल हो गया बोरोइंग कॉस्ट वाला, है ना। वो जो इसको यूज़ करेगा लाइसेंस को, वो किसके लिए यूज़ करेगा, उसमें यूज़ करेगा डेवलपमेंट ऑफ अपने नेटवर्क में, जो अपने टावर टूर लगाएगा। अच्छा उसके बाद में ही लगाएगा, हाँ तो ठीक है, तो इसको कर दो उसमें। शुड बोरोइंग कॉस्ट ऑन द एक्विजिशन ऑफ 3G लाइसेंस बी कैपिटलाइज्ड अंटिल द नेटवर्क इज रेडी फॉर इट्स। यस, जो उसने बोरोइंग की है उसको यूज़ कर सकते हैं। कैपिटलाइज्ड फंड्स है बोरोड फॉर एक्विजिशन प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन क्वालिफाइड से, वो डेफिनेशन लिख दी। गिवन केस में 3G लाइसेंस उसने एक्वायर किया फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क, फॉर डेवलपमेंट नेटवर्क विच इज़ अ टाइम टेकिंग एक्टिविटी। जो डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क है वो एक टाइम टेकिंग एक्टिविटी है। वी शुड नॉट कंसीडर 3G लाइसेंस अ सेपरेट एसेट बट इट शुड टेकन एज पार्ट ऑफ नेटवर्क डेवलपमेंट, क्योंकि उसी से ही रिलेटेड है ये। ठीक है, अगर हमने उसके लिए लोन लिया तो मतलब ठीक है उसके लिए कर रहे हैं हम। सो दैट वी शुड कैपिटलाइज बोरोइंग को, बात होगी। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 था, वो भी ईजी था, ऐसा कुछ उसमें नहीं था। रियल एस्टेट कंपनी ने एक्सपेंस किए हैं परमिट लेने के लिए अलाउंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अच्छा बिल्डिंग बनाओगे जो तुम, वो सब्सटेंशियल पीरियड देगी। ठीक है, तुमने कंस्ट्रक्शन, तुम्हें भले परमिट 2 महीने में मिल गया, लेकिन जो तुम बिल्डिंग बनाओगे उसके बेस पर, वो तो इसी के ऊपर बेस है ना, तो वो तो टाइम लेगी। हाँ सही बात है। इट इज ऑल्सो एक्वायर्ड इक्विपमेंट दैट विल बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस बिल्डिंग। अब भाई जिसने इक्विपमेंट लिया है ना, उसके लिए भी मान लो उसने लोन लिया था, लेकिन वो तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग उसमें करेगा, तो कितनी जगह कैपिटलाइज करेंगे उसको, कई जगह नहीं करेंगे, एक जगह है वो परमिट है। ठीक है, परमिट तुमने लिया क्योंकि ये तुम उसके लिए ले रहे हो, तो ठीक है फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ले लो उसको, कर लो। तो ये इसके लिए बता रखा है फॉर इन द गिवन केस परमिट एक्वायर्ड स्पेसिफिकली फॉर द विन व्हिच इज नॉट रेडी फॉर यूज, सो वी कैन नॉट कैपिटलाइज, वी कैन कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग व्हिच हैज बीन इंक्वायर्ड फॉर। लेकिन इक्विपमेंट इन जो होगा वो यूज होगा इन मैनी बिल्डिंग व्हिच इंडिकेट्स दैट इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर एसेट। ये जो इक्विपमेंट है व्हिच वी हैव परचेज, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर एसेट एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट एसेट इन इटसेल्फ, सो वी शुड नॉट कैपिटलाइज इंटरेस्ट व्हिच इज इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, और इक्विपमेंट जो वो खुद तो क्वालिफाई एसेट है नहीं, बस। न्यू कंसेप्ट्स क्या है स्पेसिफिक बोरोइंग पे यार, वो ये है कि इसके लिए एक तो मैंने यही कि यार जो स्पेसिफिक बोरोइंग है ना उस पे ना तुम क्वालिफाइड दैट हैज बिकम रेडी फॉर यू बट स्पेसिफिक बोरोइंग इज स्टिल रिपेबल एंड इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, देन सच बोरोइंग
कई बार ना ऐसा होता है कि तुमने लोन लिया 8 साल का, लेकिन तुम्हारी एसेट क्रिएट होगी 3 साल में ही। अच्छा, तो भाई मैं पहले रीपे क्यों करूँ बेफालतू, पेनल्टीज वेनल्टीज मैं क्यों लूँ अपने उस पर, ठीक है फंड है मैं दूसरे उसमें यूज़ कर लूँगा इसको। अच्छा, क्योंकि ये चीज़ तो देख कहीं पर लिखी हुई नहीं है ना, ये तो कहीं पे रूल ही नहीं है कि यार तुमने 50 लाख का लोन है वो तुमने इसमें ही लगाना है, क्योंकि स्पेसिफिक बोरोइंग में तो वो चीज़ हट ही गई है ना। चाहे तुमने 1 लाख रुपया किया हो, 2 लाख किया हो, कुछ भी किया हो, एसेट रेडी फॉर यूज़ हो गई है, तो बस अब उसको ना तुम एक तरह से जनरल बोरोइंग मान लो। अच्छा हाँ, अब ना तुम उसको वो स्पेसिफिक बोरोइंग है वो तुम्हारी जनरल बोरोइंग बन जाएगी। इट विल बी कंसिडर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग WACR एंड अदर बिजनेसेस। ओके ओके, और अमाउंट कितनी लेंगे जो उसमें बता रखी होगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का है, या क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूँ यार, पता नहीं कहाँ गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा ना, 8% लो 50 लाख की कंस्ट्रक्शन करी है विच इज़ रिपेबल आफ्टर 6 साल, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है ना। 3 साल में लिमिटेड कंस्ट्रक्ट न्यू बिल्डिंग फॉर विच ही यूज्ड हिज एग्जिस्टिंग बोरिंग, ही हैज आउटस्टैंडिंग जनरल पर्पस लोन ऑफ 25 लाख। आउटस्टैंडिंग जनरल पर्पस के पास पहले से जिसके ऊपर इतना परसेंट है, और ये 15 लाख हो रहा है। इफ द स्पेसिफिक बोरिंग ट्रांसफर टू जनरल बोरिंग पूल्स वंस द रिस्पेक्टिव क्वालिफाइंग एसिड इज कंप्लीटेड। वाई? यस, वाई बताता हूँ। पहले यस है क्योंकि देख यार वो जनरल बोरिंग बन जाएगा इफ इट इज नॉट रिपेयर्ड इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिलेटेड एसेट, ठीक है। गिवन केस में लोन वाज टेकन फॉर बिल्डिंग ए विच इज रेडी फॉर यू बट कंपनी हैज नॉट रिपेयर्ड बोरिंग, क्योंकि उसने उसको रीपे नहीं किया इसलिए उसको इसमें डाल देंगे। इट हैज स्टार्टेड यूजिंग दिस फंड इन कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बी, सो इट शुड ट्रीट सच बोरोइंग एज जनरल बोरोइंग। इस वजह से ये इसको ट्रीट क्या करेंगे, शुड ट्रीट एज सच बोरोइंग एज जनरल बोरोइंग। द कंपनी विल कंसिडर लोन वाइल कंप्यूटिंग WACR एज फॉलो 8.11%, ठीक है। सिवाय सॉल्यूशन 6 था, GB कॉस्ट उसमें सिंपली निकल गई थी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बस एक यही वाली बात है कि यार पहले आप उसको यूज़ करो जो आप पहले जनरल को करो फिर स्पेसिफिक को करो, ठीक है। वही इसमें 15% 1/12 से लगाया था और 16% अलग था। जो 5 लाख था ना वो दिसंबर में जाके 7.5 लाख हो गया था, लेकिन उसका जो रेट है वो अक्टूबर से ही चेंज हो गया था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इस करके आउटस्टैंडिंग फंड हो गया। तो एक्सप्लेनेशन स्पेसिफिक बोरिंग पे वो ये गलत कंसेप्ट है यार, सिंपल सा है कि टाइम वैल्यू को उसमें कंसिडर मत किया अगर, जब तू अपने ना एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है, जो भी तू एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है ना, ठीक है करता रहे, जितने करने हैं उतने कर ले। इसके लिए रिकॉर्डिंग प्ले कर ले, बेस्ट रिकॉर्डिंग डाउन कर रखी है मैंने इसके लिए। इसके ऊपर बेस क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, 7 था, 8 भी ऐसे ही हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ GB कॉस्ट वही हो गया 86,250। फिर कैपिटलाइजेशन ग्रुप स्टेटमेंट, वो CFS वाली बात है कि भाई CFS में हम उसको दिखा देंगे, बस खत्म। उसके बाद में इसके ऊपर ना कुछ बेस्ड क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन बेस करने के लिए वो तो मैंने उसी मॉड्यूल जो पहले वाले है ना उसी फाइल के अंदर है, उसमें ही आ जाए 9th पे। अच्छा ये रही, हाँ इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, 7 और 13 ये मुझे थोड़े सही लगे हैं। क्वेश्चन 22 में रिकॉर्डिंग है उसकी, वहाँ पे जाइयो उस पे क्लास पे, वो जो नोट्स हैं ना सारे बुक के, ये वाले बुक के, ये वाला बुक के, इसको प्ले कर लियो तो तेरा वो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन ओवरड्राफ्ट हो गया, वो 10 लाख वहाँ पे लिखा हुआ था, ये तेरा डाउट भी था कि वहाँ पे 10 लाख है, तो भाई वहाँ पे सिंपल सी बात है, उसने लिखा हुआ कि अगेन 10 लाख हो गया, इसलिए हम पूरे एक्सपेंडिचर को दोबारा से फाइनेंस करवा रहे हैं। एक बार तो कहीं से पैसा आया तो हमने वापस कर दिया, लेकिन हमने फिर 13 लाख रुपए के लिए वो करी, क्योंकि उसकी वैल्यू तो 13 लाख ही चल रही है ना। ठीक बात है, ठीक बात है जी, ठीक है ठीक है। एक महीने बस ये लगा ली कि हमने पूरा लोन रीपे कर दिया, लेकिन दोबारा से ही ओवर, वहाँ पे लिखा है 10 लाख ओवरड्राफ्ट भी 10 लाख ओवर, कुछ ऐसी उसकी वर्डिंग्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13 था बुक लोन और एक्सपेंडिचर विच एवर इज हायर, वो वाली बात थी कि वहाँ पे ना सर से एक गलती हो गई थी कि सर ने ना वो कंपैरिजन करके नहीं दिखाया था। वहाँ पे 4208 ही है टाइम फैक्टर, हम एक्सपेंडिचर में भी लगाएंगे जो हम जनरल बोरोइंग के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो टाइम फैक्टर दोनों पे लगेगा कि अगर जनरल बोरोइंग में लेते हैं हम तो उसमें एक्सपेंडिचर जो भी हो रखे हैं वो 8 महीने पे 2 लाख खर्च किए है ना, मतलब तो 2 लाख चलेंगे 4 महीने के लिए, अगर 8वें महीने में करें तो वो वाला कंसेप्ट लगा के टाइम फैक्टर इन्फ्लुएंस करके तो उससे 4208 आता है, और लोन अमाउंट तो 4250, तो विच एवर इज हायर ही लेंगे हम। ठीक बात है।